तो जय हिंद। आप सभी अभ्यर्थियों का पुनः करियर बुक चैनल पर सुस्वागतम। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। और मैथमेटिक्स है मेरे दोस्त, तो बिना कॉपी कलम लिए मैथमेटिक्स बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक ना। तो आप कॉपी कलम निकालिए और कुछ जो आप मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप क्वेश्चन आपको समझ में आ रही है, आपको आ रहा है, तो आप मेरे साथ बनाइए, ठीक ना। अगर नहीं आ रहा है तो आप उसको, जो हम बता रहे हैं उसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, ठीक ना। तो बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, जो 10,20,203 को लिखा जाता है, ठीक ना। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपको अक्सर जो आपको देखने को मिलता है, ठीक ना। आपको संख्या में दिया हुआ है, ठीक ना, शब्द में दिया हुआ है, उसको आपको बदलना है, आपको गणितीय माध्यम से बदलना है, ठीक ना, अंक में बदलना है। तो इस तरह से सवाल को किस तरह से सॉल्व करेंगे, एक एक तरह से आपको एक स्मार्ट ट्रिक बता रहे हैं इसमें, समझिएगा बात को। देखिए होता क्या है इस प्रकार, अगर कोई संख्या दी हुई है, मान लीजिए कोई आपको संख्या दी हुई है ना, इस संख्या में आपको इकाई दहाई सैकड़ा, ठीक ना। इस संख्या में आपको क्या रहता है, देखिए इकाई दहाई, ठीक ना, सैकड़ा, हजार, ठीक ना। फिर बात कर लेते हैं 10,000 का, बात कर लेते हैं 10,000, फिर लाख रहता है, फिर 10 की बात करते हैं, मतलब 10 लाख की बात करते हैं, इसी तरह से बात करते हैं। देखिए एक चीज याद रखिएगा, जब हजार की बात करेंगे मेरे दोस्त, तो हजार के लिए सिंपल सा याद रखिएगा आप, चार, मतलब हजार में जो आपको होंगे टोटल चार होंगे, चार अंक होंगे, ठीक ना। वही अगर लाख की बात कर लेंगे, लो मतलब समझिएगा, लाख की बात कर लेंगे तो लाख में आपका हो जाएगा छह। देख लीजिए 1 2 3 4, ठीक ना, 5 और 6, लाख हो गया 6। और ठीक उस तरह से करोड़ की अगर बात करेंगे तो करोड़ में आपका हो जाएगा 8, ठीक ना। देखिए हजार, चार, लाख के 6 और करोड़ के लिए आपको 8, मतलब उसमें करोड़ में अगर होगा तो 8 अंक होगा, ठीक ना। देखिए अब ये 6 है लाख का, तो 10 लाख की बात करेंगे तो सातवां में चला जाएगा। हजार है 4 का, तो 10,000 की बात करेंगे तो 5 अंक में चला जाएगा, ठीक ना। इस तरह से 4 6 8 आपको दिमाग में रखना, 4 6 8। हजार के लिए भैया 4, लाख के लिए 6 और करोड़ की अगर बात करेंगे तो उसके लिए है 8, ठीक ना। अब देखिए संग हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 10,20,203 को अंकों में लिखा जाता है, ठीक ना। तो अब देखिए इसको किस प्रकार हम लोग अंक में लिखते हैं, इस चीज को समझिएगा। देखिए यहां पे 10 करोड़ बोल रहा है, तो जब भी संख्या होगी तो आपको क्या होगा, 8 तो होगा ही, क्योंकि करोड़ की बात कर रहा है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 हो गया, इस तरह से आप बना लीजिए, ठीक ना। तो ये 8वां पोजीशन हो गया भैया, ठीक ना। हजार की बात करेंगे तो 1 2 3 ये चौथा पोजीशन हो जाएगा, और लाख की बात करेंगे ये छठा पोजीशन हो जाएगा। इस तरह से आप लिख, शुरू में प्रैक्टिस कीजिए इस तरह से, ताकि बाद में आपको क्वेश्चन देखिएगा बना देंगे। अब बात क्या कर रहा है भैया, 10 करोड़। तो अगर करोड़ की बात करता, मतलब इकाई में करोड़ रहता, 2 4 6 या 8 रहता, तो यहाँ पे 8वां पोजीशन पे आता। लेकिन बात क्या कर रहा है भैया, 10 करोड़, तो एक और इधर खिसक जाएगा। देखिए तो एक 10 करोड़ की बात कर रहा है तो 1 और ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। अब कर रहा है भैया क्या, 20,000, तो हजार हम जानते हैं कहां पे होता है, 4 पे होगा तो हजार होगा। 20 की बात किया तो 20 क्या दहाई है, मतलब पांचवा एक इधर से लेफ्ट में शिफ्ट कर जाएगा, बिल्कुल शिफ्ट कर जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 20, देख लीजिए कभी गलती नहीं होगा। अब कर रहा है 203, तो 203 तो सिंपली वे में आप लिख सकते हैं 2 0 और ये हो जाएगा 203। अब जो बाकी बच गया है उसको खाली जगह को लड्डू से, मतलब 0 से भर दीजिए, हो गया, आपका सवाल बन गया, ठीक ना। तो आप देखिए आंसर क्या है, एक पे 3 जीरो है, देखिए एक पे 3 जीरो किधर है भैया, एक पे 3 जीरो इधर है, फिर उसके बाद 20 है, फिर 203 है। ऑप्शन आपका सीधा सीधा डी हो जाएगा। और इस तरह से जब बनाइएगा तो आपको थोड़ा सा शुरू में टाइम लगेगा, लेकिन प्रैक्टिस करने के बाद आपको उसको आसानी से बना दीजिएगा और एक बार में बिल्कुल सटीक बनेगा। तो इसका एक तरह से रूल क्या है, ट्रिक क्या है, या स्मार्ट वे क्या है, आपको हजार को याद रखना 4 से, लाख को याद रखना 6 से, करोड़ को याद रखना 8 से। नीचे आप डैश डैश करके आप बना लीजिए इस चीज को, ठीक ना। या आप यहां पर भी उस चीज को देख सकते हैं, समझ सकते हैं ऑप्शन से भी, ठीक ना। ये टोटली डिपेंड कर रहा है आप इस चीज को आगे किस तरह से आप लेके समझते हैं। ओके, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न 4/5 से छोटी और 1/2 से बड़ी है, ठीक ना। अब इसको भी हम लोग समझेंगे बहुत ही आसान मेथड से, ठीक ना। तो जब भी अगर आप अपने सीटेट के लेवल की बात करें,
तो इसमें कोई भी भिन्न छोटी बड़ी या बड़ी छोटी की बात करें, ठीक ना, आरोही क्रम या अवरोही क्रम की बात करें, तो उसमें सबसे बेस्ट मेथड जो एप्रोप्रिएट मेथड है वो आपका है सिंपली सा जो भी भिन्न है उसको दशमलव में बदल। किसमें बदलना भैया? दशमलव में बदलना। तो आइए बदलते हैं। तो 4/5 है, तो 4/5 को अगर दशमलव में बदलिएगा तो 4 क्या छोटा है भैया 5 से, तो दशमलव आएगा 0 दशमलव। अब जब दशमलव लग गया तो ये 4 क्या 40 में बदल जाएगा, 4 40 में बदल जाएगा, ठीक ना। तो 40 को अगर 5 से भागा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 8 टाइम में लगेगा, 5 8 40। तो कहने का मतलब 4/5 का वैल्यू क्या हो गया 0.8। 1/2 का वैल्यू बहुत आसान है 0.5। अब क्या करा भैया, अब क्या करा भैया, जो 4/5 से छोटी होना चाहिए और 1/2 से बड़ी, कहने का मतलब इन दोनों के बीच में कौन सा होगा ये आपको बताना है, ठीक ना। तो चलिए ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। तो 8/9 है, इसको क्या 0 दशमलव समथिंग होगा, तो दशमलव जैसे ही लगा तो 8 क्या बदल गया 80 में, तो 9 8 72, तो 0.8 हो जाएगा। बाकी जो भी अगर है तो उससे बड़ा ही होगा, मतलब 0.8 से तो बड़ा ही होगा। तो इस तरह से ऑप्शन आपका ए क्या हो गया खत्म। अब 7/9 है, तो फिर वही कहानी है, 0 दशमलव आया, तो दशमलव आने के बाद 7 किस में बदल जाएगा 70 में, तो 70 को आप भागा देना है 9 से, ठीक ना, भागा दीजिए, 9 6 54, 9 7 63, 0.7 होगा, क्योंकि उसके बाद 9 8 72 हो जाता है, आपको 8 टाइम में लग जाएगा। 0.7 क्या 0.8 और 0.5 के बीच है, हाँ है। अरे आपका आंसर मिल गया, मुबारक हो आपको, ऑप्शन बी आपका राइट हो गया, ठीक ना। आगे देखने की आपको जरूरत नहीं। ओके, तो इस तरह से जब भी आपको भिन्न में दी हुई है छोटी बड़ी की बात करें तो आपको क्या करना है, दशमलव में उसको सिंपली वे में बदल देना, ठीक ना, क्योंकि छोटी संख्या दशमलव बदलना यहाँ पे आसान है ना। कोई भी इस तरह की अगर कोई बड़ी संख्या अगर आएगी तो फिर उस समय हम लोग को जो ट्रिक है वो यूज कर लेंगे, ठीक ना। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या रहा है, जो 6 अंकों की संख्या है आपको, ठीक ना। आप कह रहा है इसमें के का क्या मान होगा, आपको 6 अंकों की संख्या दी हुई, इसमें के का क्या मान होगा यदि वो संख्या 6 से विभाजित हो। तो 6 से विभाजित होना है इस संख्या को, और के का मान क्या होगा ये ऑप्शन से हमको पुट करना है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे क्या है, जो 6 की विभाज्यता का नियम आपको पता होना चाहिए, ठीक ना। तो 6 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है, जब भैया कोई भी संख्या अगर 2 से कट रही है और साथ साथ में 3 से भी कट रही है, मतलब 2 और 3 से कट रही है मतलब एक साथ, तो समझिएगा वो संख्या जो है क्या है 6 से विभाजित है, ठीक ना। और विभाज्यता के नियम पे सवाल आता है, ठीक ना। नीचे हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, उसमें विभाज्यता का नियम को एक बहुत अच्छे तरीके से बताया गया, मुश्किल से 5 से 7 मिनट का वीडियो है, अगर एक बार देख लेते तो आपका एक नंबर बिल्कुल 110% फिक्स है। इसमें आपको 4 का विभाज्यता का नियम पूछ देगा, 8 से रिलेटेड क्वेश्चन कर देगा, 9 से रिलेटेड कर देगा, 11 से रिलेटेड कर देगा क्वेश्चन। तो और बहुत ऐसे क्वेश्चन है जब क्वेश्चन में छोटा सा एक कॉन्सेप्ट आपको विभाज्यता का डाल देगा, ठीक ना। तो आप एक बार जरूर इस जाके भी इस वीडियो को देखिएगा, ताकि एक तरह से ओवरऑल आपको एक तरह से कंप्लीट हो जाएगा प्रिपरेशन, है ना। चलिए इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। सवाल कह रहा है भैया क्या 6 से विभाजित होना चाहिए, तो मतलब 2 और 3 दोनों से विभाजित होगा। अब जब देखते हैं तो 2 की विभाज्यता का नियम, तो के की जगह पे क्या होना चाहिए, या तो इकाई के स्थान पे या तो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ठीक ना। लेकिन 3 का विभाज्यता के क्या कह रहा है, अगर संख्या में अंकों का योग, ध्यान रखिएगा संख्या में अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो पूरी संख्या क्या होगा 3 से विभाजित हो जाएगी। तो चलिए अंकों का योग खेलते हैं क्या होता है। देखिए 6 5 11 हो गया, 11 12 13 हो गया, मतलब 11 2 13 हो गया, 13 3 16 16 4 20। अब के की जगह क्या रखे ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ताकि वो 6 से विभाजित हो जाए। देखिए के की जगह अगर हम लोग तो 4 रखेंगे तो 20 4 क्या हो जाएगा 24, और 24 क्या भैया 3 से डिवाइड है, ठीक ना। एक यहाँ पे एक भी रखिएगा तो वो हो जाएगा आपको 21 हो जाएगा, ठीक ना। एक रखिएगा तो 21 हो जाएगा, ये भी 3 से डिवाइड है। लेकिन क्या भैया एक जो है, एक यहाँ पे क्या इकाई अंक पे एक है, तो क्या ये 2 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड तो होगा ही नहीं। लेकिन हमको 2 और 3 दोनों से डिवाइड होगा तभी वो क्या होगा 6 से डिवाइड होगा। तो इस तरह से ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा, कंफ्यूजन मत होइएगा, ठीक ना। तो 2 और 3 एक साथ जब डिवाइड होगा तभी वो 6 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक ना। तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन कह रहा है जो 28 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 15 लड़कियां, ठीक ना। टोटल अगर बात करें तो टोटल आपका 28 विद्यार्थी है, जिसमें से 15 लड़कियां। ओके, तो यहाँ पे बॉयज की बात कर लेते हैं, बॉयज कितना है,
तो सिंपली वे क्या हो जाएगा, 28 में से 15 अगर घटाइएगा तो ये बॉयज की संख्या निकल जाएगा। ये आंसर आपका हो गया 13, कहने का मतलब 13। ठीक, अब बढ़ते हैं। जो 21 विद्यार्थी प्रतिदिन अपने दांत साफ करते हैं, 21 जो विद्यार्थी है प्रतिदिन अपने दांत साफ करते हैं, तथा लड़कियों का 3/5 भाग प्रतिदिन अपनी दांत साफ करती है। ठीक ना, तो जब गर्ल्स के दांत साफ करने की बात करेंगे तो गर्ल्स कितना होगा भैया, तो टोटल जो है किसका, 21 का, क्योंकि जो दांत साफ कर रहा है उसी का। अब यहां गर्ल्स के की बात कर लेते हैं, टोटल कितना साफ करता है, तो टोटल जो है अगर गर्ल्स है कितना भैया 15, उस 15 का मतलब 3/5 भाग ही क्या कर रहा है, दांत साफ कर रही है। तो देखिए क्या हो जाएगा, 5 तिया 15, तो कहने का मतलब 3 तिया 9 हो गया। तो 9 गर्ल्स जो है दांत साफ करती है। अब कह रहा बताइए लड़कों का कितना भाग प्रतिदिन यही काम करता है। ठीक ना, क्या काम करता भैया, दांत साफ करने की। अब एक चीज बताइए, जो दांत साफ कर रहा है बॉयज, वो कितना होगा उसकी संख्या, तो टोटल संख्या क्या है भैया 21 है, कौन, दांत साफ करने वालों की। उसमें से क्या है 9 है, लड़कियां साफ करती है दांत, तो इसमें से 21 में से 9 घटा दीजिए तो हो गया भैया 12। कहने को मतलब 12 लड़के जो है दांत साफ करते हैं, 12 लड़के आपको क्या करते हैं, दांत साफ करते हैं। अब कह रहा है रेशियो बताना है, पर लड़कों का कितना भाग, लड़कों का कितना भाग, तो टोटल दांत साफ किया कितना भैया 12 लड़के, और टोटल लड़कों की संख्या है कितना, तो 13 है, 13 ही है ना भैया। देखिए बॉयज की संख्या क्या है, 13 ही है ना यहाँ पे, तो बॉयज की संख्या 13 है। तो कहने का मतलब 12 जो है लड़के वो दांत साफ करते हैं, जबकि उसकी टोटल संख्या जो लड़कों की संख्या वो है आपका 13। तो यही 12/13 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक ना, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें कुछ कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक ना, कहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, आपको ढूंढना है करेक्ट स्टेटमेंट, है ना। कहा प्रत्येक संख्या अपने योज प्रतिलोम से बड़ी होती है। यहां पे देखिए एक नया वर्ड आया है, क्या, आपको योज प्रतिलोम। आखिर होता क्या है योज प्रतिलोम, ठीक ना, देखिए बताते हैं आपको। कोई संख्या चूज कीजिए, मान लिया आपने संख्या चूज किया 2, तो 2 का योज प्रतिलोम क्या होगा भैया, -2 होगा। ठीक ना, क्या इसका सीन है, तो जब आपको कोई संख्या प्लस में उसका योज प्रतिलोम का जो संख्या होगा दोनों को जोड़िएगा ना, तो जोड़ने के बाद 0 अगर आ जाए तो जो संख्या इसका ये आया है तो यही संख्या जो होगा आपको योज प्रतिलोम होगा। कहने का मतलब कोई भी संख्या है, जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे -2 है, ठीक ना, तो -2 का अगर योज प्रतिलोम अगर होगा तो वो 2 ही होगा, क्योंकि दोनों को अगर जोड़ने के बाद क्या होना चाहिए, हो जाना चाहिए मेरे को 0 हो जाना चाहिए। ठीक ना, तो ये आपका -2 का योज प्रतिलोम क्या हो गया, 2 हो गया। यही कॉन्सेप्ट है, योज प्रतिलोम का मतलब है जो भी है उसका उल्टा, अगर प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तभी तो दोनों जोड़िएगा तो वो 0 होगा। योज प्रतिलोम, प्रतिलोम का मतलब एक तरह से उल्टा। ठीक ना, उसके बाद योज मतलब है एक तरह से योग कीजिए, उल्टा करके जोड़िए तो क्या हो जाना चाहिए भैया, 0 हो जाना चाहिए। ठीक ना, आप कह रहा प्रत्येक संख्या अपने योज प्रतिलोम से सदैव बड़ी होती है, प्रत्येक संख्या अपने योज प्रतिलोम से बड़ी होती है, ऐसा तो नहीं है, सदैव तो नहीं हो रहा। जिस तरह से योज प्रतिलोम क्या हो गया इसका -2, यहाँ पे 2 क्या हो गया, बड़ी हो गई, लेकिन यहाँ पे क्या -2 का अगर योज प्रतिलोम क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक ना, तो 2 से -2 क्या है, छोटा है। तो इस तरह का स्टेटमेंट जो है आपका, ये आपका गलत हो गया, ऑप्शन ए आपका ये गलत है। ठीक ना, अब बढ़ते आगे की ओर। कह रहा है किसी भी 2 पूर्णांकों का योग उस पूर्णांकों में से प्रत्येक से बड़ा होता है, किसी भी 2 पूर्णांकों का योग उस पूर्णांकों में से प्रत्येक से बड़ा होता है, ये बात कर रहा। चलिए चेक करते हैं। तो देखिए आप सिंपल सा समझ लीजिए, इस तरह से 2 पूर्णांक है, देखिए 3 है, ठीक ना, अब बहुत आसान है, इसमें से देखिए इसको जोड़ दीजिए आप, उसके आप उसमें क्या कीजिए, -2 कर दीजिए, ये संख्या कितना आ गया भैया, 1 आ जाएगा। क्या 1 जो है 3 से बड़ा है, नहीं है। -2 से बहुत बड़ा है मानता हूं मैं, लेकिन क्या 3 से बड़ा है, नहीं है ना। तो जबकि कहा क्या रहा है, किन्हीं भी 2 पूर्णांकों का योग उस पूर्णांकों में से प्रत्येक से बड़ा है, कि क्या 3 से बड़ा यहाँ पे नहीं है। इस तरह से ये स्टेटमेंट भी आपका गलत हो जाएगा। तो जब भी इस तरह के स्टेटमेंट टाइप में क्वेश्चन आए तो आप एग्जाम्पल लीजिए, ठीक ना, आप एग्जाम्पल लीजिए और एग्जाम्पल से उसको समझने की कोशिश कीजिए। ओके, अब देखिए ऑप्शन सी में क्या कर रहा है, जो -2 का परवर्ती -1, परवर्ती, देखिए परवर्ती का सिंपल सा मतलब है नेक्स्ट,
सिंपल सा मतलब है नेक्स्ट, मतलब उस अगला, परवर्ती, अगला। अगर यहीं पर पूर्ववर्ती रहता तो बिफोर हो जाता। जिस तरह से 2 है तो 2 का परवर्ती क्या होगा, तो 2 का अगला क्या भैया, 3 है। अगर 2 का पूर्ववर्ती होता तो 2 से पहले क्या भैया, 1 है। तो परवर्ती मतलब नेक्स्ट, पूर्ववर्ती, पूर्व मतलब पहले, ठीक ना। अब बात कर रहा भैया -2 का है कि नहीं है, तो जब भी परवर्ती की बात करें तो माइनस उसमें क्या कीजिए भैया, 1 जोड़ दीजिए। तो जब 1 जोड़ने पे क्या हो रहा है, -1 आ रहा है, आ रहा है। मतलब बात तो सही है भैया, जो -2 का परवर्ती क्या है आपका, -1 है। बात तो आपका सही हो गया। अगला की ऑप्शन की ओर चलते, कह रहा एक संख्या उसके योज प्रतिलोम का गुणात्मक गुणनफल सदैव ऋणात्मक होता है। ठीक है, देखिए संख्या को, अगर मान लीजिए आप ले लिए एक संख्या, संख्या 2 है, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, उसके योज प्रतिलोम, तो 2 का योज अगर प्रतिलोम होगा तो ये -2 होगा। थोड़ी देर पहले आपको बताया, क्योंकि 2 और -2 को अगर समझिएगा इस तरह से, 2 और -2 को अगर जोड़ने पर तभी तो 0 आ रहा है, कहने का मतलब 2 का योज प्रतिलोम क्या हो गया भैया, -2 हो गया। तो 2 गुना -2, क्योंकि यहां बात क्या कर रहा है भैया, गुणनफल की, तो 2 गुना -2 करने के बाद आपको जो भी सॉल्यूशन आ रहा है, क्या आ रहा है भैया, -4 आ रहा है। अब क्या कर रहा है, सदैव ऋणात्मक होता है, सदैव ऋणात्मक होता है। बात बिल्कुल सही है, कोई भी संख्या लीजिए, आप इसी को बदल लीजिए ना, -2 को गुना कीजिएगा तो इसका योज प्रतिलोम क्या होगा, 2 होगा। ये दोनों को गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। क्योंकि योज प्रतिलोम की बात कर रहा, तो एक संख्या अगर पॉजिटिव होगा तभी दूसरा संख्या निगेटिव होगा, तभी तो जोड़िएगा तो 0 होगा, क्योंकि योज प्रतिलोम का कॉन्सेप्ट ही यही है। तो आप दोनों को गुना कीजिएगा तो गुणनफल में माइनस का साइन तो है ही वहां, तो ऋणात्मक तो होगा ही होगा। तो इस तरह से ऑप्शन आपका डी जो है राइट आंसर है, ठीक ना। तो जब इसको एक तरह से ये कह सकते हैं, इसको तीसरा ऑप्शन अगर ले लीजिएगा, इसको चौथा ले लीजिएगा, तो आपका डी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा, ठीक ना। तीसरा और चौथा अगर लेके चलिएगा तो ऑप्शन 3 और मतलब 4 आपका सही है। इस तरह से ऑप्शन डी आपका राइट है ना। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, और इससे एक क्वेश्चन में देखिए हम लोग 3 से 4 तरह के कॉन्सेप्ट पढ़े, ठीक ना। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए आप, ताकि इस तरह के जो इंपॉर्टेंट कंटेंट्स है, आपको एक नया वे में जो आपको कंटेंट्स प्रोवाइड किया जा रहा है, इसका आप इंजॉय कर सके, मजा ले सके, ठीक ना। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक दुकानदार ने सेबों के 138 डब्बे, जिनमें से प्रत्येक विकल्प में मतलब 24 सेब है, ठीक ना। कहने मतलब जो भी डिब्बा है उसमें से 24 सेब सब में, ठीक ना, खरीदा। तो अगर जितना सेब खरीदा उसका टोटल संख्या कितना होगा भैया, तो टोटल के क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा, कितना से, तो 138 गुना 24, ठीक ना। कीजिए आराम से, 138 है गुना 24 कीजिए, देखिए 8 चौक 32, 2 बच गया 3, 4 ते 12, 3 15 के 5 हासिल बच गया 1, और 4 1 5 हो गया, ठीक ना। देखिए 8 दूना 16 के 6 हासिल 1 हो गया, 3 दूना 6 1 7 हो गया, और यहाँ पे हो गया 2। तो कहने मतलब अब 2 हो गया, 6 5 11 के 1 हासिल 1 हो गया, 7 5 7 6 13, 13 के 3 हासिल बच गया 1, तो 2 1 3 हो गया, मतलब 3312 हो गया। देखिए ये टोटल जो हो गया आपका 3312 हो गया, ठीक ना। अब कह रहा पहले दिन वो सेबों के केवल इतना ही डिब्बा बेच पाया, वो इतना डिब्बा बेच पाया, तो कल उसके पास कितने शेष बच गए, तो जो बेचा कितना बेचा भैया, देख लीजिए आप, 11 117.3/4 है, गुना क्या हो जाएगा 24 होगा, क्योंकि इतना क्या किया वो बेच दिया, डब्बों की संख्या इतना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 7 चौक 28, और ये तो 3 बाद में जुड़ेगा इकाई में, तो 7 चौक 28 और 3 जोड़ दीजिएगा तो क्या होगा 31, 31 के 1 बच गया 3, और 11 गुना 4 11 चौक 44, 44 3 हो जाएगा आपका, सीधा सीधा 471, गुना क्या हो जाएगा आपको 24 तो होगा ही, नीचे में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, होगा। अब देखिए 4 से काटिए, 4 छा के 24 6, अब ये क्या हो जाएगा, आसान हो गया बिल्कुल, अब 6 हो जाएगा, 6 से एक टाइम, 7 छा के 42 के 2 बाकी हो गया 4, 6 चौक 24, 24 4 हो जाएगा, सीधा सीधा 28 हो गया। अब सेब बचा कितना, तो देखिए शेष की बात करेंगे तो टोटल में से क्या जितना हम बेच दिए उसको घटा देंगे, तो टोटल आपका 3312, 3312 में 2826 को आपको घटाना है, घटाइए। देखिए 12 में से 6 गया तो 6 बच गया 6, देखिए सिंपल सा आप यहाँ पे चले जाइए, आगे घटाव करने की कोई जरूरत भी नहीं है, ऑप्शन आपका दिख गया मतलब टिक करके निकल जाइए। आगे निकालना है तो निकाल सकते हैं आप, देखिए आपको आंसर 486 ही आएगा,
ठीक ना, इससे क्या होगा, समय का बचत होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको ज्यामिति का एक क्वेश्चन है, क्या है समझिएगा बात को। कह रहा है दो कोणों का योग जिसका योग जो है 180 डिग्री होता है, ठीक ना, दो कोण है जिसका योग क्या होता है 180 डिग्री होता है, सदैव कहलाते हैं, ठीक ना। आपको पिछले के सेशन में मतलब पिछले जो सेट कराए थे उसमें एक क्वेश्चन ये भी इसी तरह का क्वेश्चन था, वहां पे बात हम लोग सीखे थे संपूरक का और पूरक का। तो ध्यान रखिएगा, जब दो कोणों का योगफल 180 डिग्री हो रहा है तो उसको बोलेंगे हम लोग संपूरक कोण। जब दो कोणों का योगफल 180 डिग्री हो रहा है तो उसे बोलेंगे संपूरक कोण। और दो कोणों का योगफल अगर 90 डिग्री के बराबर हो रहा है तो उसे बोलेंगे पूरक कोण, ठीक ना। तो ध्यान रखिएगा, जब दो कोणों का योगफल 180 डिग्री हो जाएगा तो वो संपूरक होगा, मतलब एक दूसरे के संपूरक कोण आपका बनेगा, है ना। और 90 डिग्री की बात करेगा तो पूरक होगा, ठीक ना। देखिए पूरक छोटा है, संपूरक में क्या 100 भी ऐड हो गया, तो इस तरह से भी याद रखेंगे तो उसमें थोड़ा वैल्यू इसकी ज्यादा होगी। ज्यादा कितना होगा भैया, 180 डिग्री। अगला क्वेश्चन भी आपका ज्योमेट्री से रिलेटेड है, आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को। कहा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ध्यान रखिएगा, कभी कभी स्टेटमेंट में ये कह देता है सत्य नहीं, ठीक ना। अब देखिए क्या करा, एक न्यूनकोण और एक समकोण का योग सदैव एक अधिक कोण होता है, ठीक ना। मुझे नहीं पता क्या होता नहीं होता, लेकिन इतना पता है जो न्यूनकोण क्या होता है और समकोण क्या होता है। करना क्या है, जो क्वेश्चन कर उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे हम लोग, काम को आगे बढ़ा लेंगे इस तरह से। न्यूनकोण की बात क्या भैया, एक न्यूनकोण, तो न्यूनकोण का मतलब क्या हो गया भैया, जो 90 डिग्री से क्या हो, छोटा हो, उसे क्या बोलेंगे न्यूनकोण। अधिक समकोण, समकोण मतलब 90 डिग्री के बराबर हो, तो दोनों का योगफल एक अधिक कोण होता है। तो देखिए, तो कोई एक एग्जांपल ले लीजिए आप, मान लीजिए 60 ले लिए, उसमें से 90 जोड़ दिए, तो 60 क्या होगी न्यूनकोण और 90 क्या होगा समकोण। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 9 6 15 करने को 150। ये 150 डिग्री क्या है भैया, अधिक कोण है, हाँ है। क्योंकि अधिक कोण का कहने का मतलब है जो 90 से क्या होना चाहिए भैया, बड़ा होना चाहिए, और 180 डिग्री से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ठीक ना। और ये इसमें फिट हो रहा है, बिल्कुल फिट हो रहा है। तो इस तरह का ये जो स्टेटमेंट आपका है क्या हो जाएगा, सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन कह क्या रहा, नहीं के बराबर, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, कह रहा दो न्यूनकोण का योग सदैव एक समकोण से कम होता है। दो न्यूनकोण का योग, तो कोई नहीं, एग्जांपल देखिए, समझिए आराम से। एग्जांपल बी का देखिए किस तरह से सॉल्व करते हैं। दो न्यूनकोण है, तो न्यूनकोण कुछ भी ले सकते हैं ना, तो लेकिन एक न्यूनकोण 10 ले लीजिए, दूसरा न्यूनकोण ले लीजिए 20 ले लीजिए, दोनों न्यूनकोण है, क्योंकि 90 डिग्री से दोनों छोटा। क्या इसका योगफल जो हो रहा है क्या हो रहा है भैया, 30 हो रहा है। तो क्या एक समकोण से कम हो रहा है, हुआ, ठीक ना। बात आपका समझ गए। थोड़ा सा और एग्जांपल को बढ़ाइए आप, ठीक ना। मान लीजिए एक ले लिया आप 50, दूसरा ले लिया भैया 60, कह रहा दो न्यूनकोण की बात कर रहा है, तो 50 और 60 लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 6 5 11 करने का मतलब 110। क्या 110 जो है एक समकोण से कम है, नहीं, एक समकोण से तो ज्यादा ही है। लेकिन बात क्या कर रहा है भैया, सदैव की बात कर रहा है। होता है दो न्यूनकोण का योग एक समकोण से कम होगा, लेकिन वो पार्टिकुलर कंडीशन में होगा, लेकिन सदैव मतलब ऑलवेज नहीं होगा। अभी आपने देखा ये ऑलवेज हमेशा नहीं हो सकता है। तो इस तरह से ये स्टेटमेंट आपका क्या है, गलत है। और बात भी पूछ रहा है जो सत्य नहीं है, तो इस तरह से स्टेटमेंट आपका बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक ना। एग्जाम्पल लीजिए और एग्जाम्पल से खेलिए, ठीक ना। अब कह रहा है दो समकोण का योग जो है कि रिजु कोण के बराबर होता है। सबसे पहली बात है, रिजु कोण का मतलब यहाँ पे हो जाता है आपका 180 डिग्री। रिजु कोण का मतलब हो जाता है आपको 180 डिग्री हो जाता है, ठीक ना। तो दो समकोण है, तो समकोण मतलब एक समकोण 90, दूसरा समकोण 90, तो 90 90 को जोड़िएगा 180 डिग्री, बिल्कुल आपको 180 डिग्री बराबर होगा। ऑप्शन अगर डी की ओर बढ़ते हैं तो देखिए कह रहा है दो अधिक कोणों का योग सदैव एक प्रतिवर्ती कोण होता है। तो प्रतिवर्ती कोण का मतलब हो गया जो भैया वो 180 डिग्री से क्या होगा भैया, बड़ा होगा। जो कोण होगा, कोण थीटा की जो वैल्यू होगा 180 डिग्री से बड़ा होगा, और वो 360 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा। तो जब भी दो अधिक कोण लीजिएगा आपको, तो जो अधिक कोण का योगफल जो होगा आपका सदैव एक प्रतिवर्ती कोण होगा ही होगा। आप एग्जांपल से इसको देख सकते हैं, ठीक ना। क्योंकि देखिए 180 डिग्री दोनों जो जोड़िएगा तो 360 डिग्री होगा, और अधिक कोण का क्या वैल्यू होता है, 180 डिग्री से हमेशा छोटा होता है, ठीक ना। तो बढ़ते हैं अगला ऑप्शन की ओर। अब कह रहा निम्न अक्षर समूह में से किस एक में केवल एक सममिति रेखा है। तो सममिति रेखा की संख्या है जो सिर्फ एक ही एक है, पूरा जो भी अगर एक जो समूह है उसमें से सारे एलिमेंट में, ठीक ना। देखिए, तो अगर बात कर ले अगला हम लोग पहला की ओर देखते, कोई एक चेक कर लेते हैं।
ठीक ना। देखिए यहाँ पे एच दिख रहा है, तो एच में अगर सममिति की बात करें तो एच में देखिए इस तरह से तो सममिति होगा ही, दूसरा इस तरह से हो जाएगा, तो इसमें तो 2 हो गया, तो ऑप्शन आपका ये खत्म हो गया। बी की बात कर लेते, बी में देखिए क्या डी है, तो डी में अगर सममिति की बात करेंगे तो इस तरह से होगा, एक ही है। ई की बात करें तो ई में भी देखिए इस तरह की सममिति है, एक ही है। एम की बात करें तो एम में देखिए इस तरह से सममिति है, तो एक ही है। तो ऑप्शन सिर्फ आपका ऑप्शन बी होगा, जिसमें सममिति की संख्या जो है आपको सिर्फ और सिर्फ केवल एक है ना। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन को पढ़िए और उसे जो क्या कंटेंट्स कह रहा है उस चीज को आप समझिए और उसके अकॉर्डिंग आप आगे काम को बढ़ाइए, ठीक ना। कह रहा है योगेश जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटा प्रति आवर की चाल से दौड़ता है और किसी दौड़ को वो 5 मिनट में पूरा कर लेता है, ठीक ना। उस दौड़ की कितनी लंबाई होगी उसको आपको बताना है मीटर में। देखिए तो जब भी यहां बात किया किलोमीटर में, बात यहां पे हो गया, फिर पूछ रहा है मीटर में, तो थोड़ा सा यूनिट को लेकर कंसस हो जाइएगा। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन आए तो यूनिट को लेकर कंसस होना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपको कॉन्सेप्ट आते ही बनाते हुए पर भी आप थोड़ा सा गलती कर दीजिए, ठीक ना। अच्छा चलिए एक चीज बताइए, आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, आप लोग नहीं पढ़े हो तो ये चीज जान लीजिए, चाल बराबर क्या होता है आपको हमेशा याद रखिएगा, चाल बराबर होता है आपको दूरी बटे समय होता है, ठीक ना। भैया पूछ क्या रहा है यहाँ पे, दूरी पूछ रहा है, तो अब जब दूरी होगा तो दूरी किस प्रकार होगा, दूरी हो जाएगा आपको चाल गुना समय होगा, चाल गुना समय हो जाएगा, ठीक। चाल पता है, बिल्कुल पता है भैया, समय पता है, बिल्कुल पता है, अब निकालना आसान हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे क्या दिक्कत है, यहाँ पे जो 30 किलोमीटर है वो 30 किलोमीटर पर आवर में है, इसको बदलना किस में, मीटर और मिनट में बदलना है। तो कोई नहीं, जब किलोमीटर को अगर आप मीटर में बदलिएगा तो 1000 से, उसके बाद अगर घंटा को अगर मिनट में बदलिएगा तो 60 से करना पड़ेगा। कोई नहीं, आप देखिए इसी चीज को आप यहां लिख दीजिए, वहां कटकुट मत कीजिए, इसी चीज को आप यहां भी लिख सकते हैं, 30 गुना हो जाएगा आपका 1000 हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा आपका 60, ठीक ना। अब देखिए इस चीज को किस तरह से आप बदल सकते हैं, गुना जो अगर समय की बात करें तो गुना समय कितना भैया 5 मिनट, ठीक ना। अब देखिए 30 को 2 टाइम में खत्म हो गया, ओके। अब देखिए 2 से इसको काटिए, हो जाएगा आपको 500, कहने का मतलब यह हो गया, इसका आंसर हो गया आपका सीधा सीधा हो जाएगा 25 25, मतलब 2500 आंसर आपका राइट आंसर हो गया। ऑप्शन आपका देखिए कौन सा है, ऑप्शन सी आंसर हो गया। तो कॉन्सेप्ट क्या था, चाल बराबर निकालना था भैया, चाल बराबर दूरी बटे समय, इससे क्या निकाल दिए, दूरी, दूरी बराबर चाल गुना समय हो गया। लेकिन यहाँ पे चाल दिया हुआ था किलोमीटर पर आवर में, तो उसको बदले सबसे पहले हम लोग मीटर पर मिनट में, इसको मीटर पर सेकंड में का भी बात रहता, तो हम क्या कुछ नहीं, 60 को एक और 60 से गुना कर देते और हम लोग इसको आसानी से निकाल लेंगे, ठीक ना। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है। क्या है जरा पढ़ते हैं इस चीज को। कह रहा शालू प्रातः 18 जनवरी 2020 को अपनी बहन के घर पहुंचती, ठीक ना, अपनी सिस्टर के घर पहुंची और 2 अप्रैल मतलब 2020 की रात को वो वापस चल पड़ी, तो वो वहां कितना दिन ठहरी है ये आपको बताना है, ठीक ना। भैया चली कब, तो जनवरी में, पहुंची कब, अप्रैल में, मतलब फरवरी भी वहां रुकी होगी, मार्च भी रुकी होगी, और वो अप्रैल में वो चलिए, तो अप्रैल को किस तारीख को, तो 2 को, तो मत कहने का मतलब 2 तो इंक्लूड हो ही गया ना, 2 को रात को चली है, तो मतलब 2 को ठहरी गई एक तरह से, ठीक ना। अब बात कर लेते हैं मार्च में, तो मार्च में टोटल डे कितना होता है भैया, तो मार्च में डे की बात करेंगे तो 31 होगा, बिल्कुल। अब फरवरी है, तो जब भी फरवरी आए तो थोड़ा सा कान खड़ा कर दीजिएगा, क्योंकि फरवरी में क्या होता है, जो 2 दिन होता है एक तरह से, फरवरी मंथ में या तो 28 होगा या 29 होगा, ठीक ना। 29 कब होगा, जब लीप ईयर होगा। क्या ये लीप ईयर है भैया, 2020 है, ये लीप ईयर है क्योंकि 4 से डिवाइड हो जा रहा है, तो दिन कितना होगा, ये दिन हो जाएगा यहाँ पे 29। यहाँ पे यही एक कॉन्सेप्ट है जो कि समझने वाला है, 29 हो जाएगा। अब जनवरी है, तो जनवरी में भैया वो गया कि कब गई, 18 तारीख को गई, ठीक ना। तो जनवरी में टोटल डे कितना होता है, 31, तो 31 से पहले 18 घटा दीजिए, देखिए कितना हो जाएगा, 11 में से 8 गया, 3 बच गया, करने का मतलब 13, तो यहाँ 13 नहीं लिखना है,
क्योंकि 18 आप घटाए तो 18 उसमें से खुद ब खुद हट गया, लेकिन वो 18 तारीख को वहां सुबह प्रातः पहुंच गई, मतलब 18 तारीख भी क्या है, इंक्लूडेड है ना वो, तो 18 तारीख को भी रुकी है, तो इस वजह से 13 में एक और दिन जोड़ना पड़ेगा, और वो इसलिए हो जाएगा यहाँ पे 14 हो जाएगा। तो दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझने वाला था, एक तो आपको लीप ईयर फरवरी के बारे में, और यहाँ पे एक 18 जनवरी जिस दिन आपको एक दिन वहां पे प्रातः पहुंच गई है, तो उस दिन उसको काउंट करना पड़ेगा, ठीक ना। अब बहुत आसान है, जोड़ दीजिए, देखिए 9 4 13 1 14, 14 2 16 के 6 हासिल 1 हो गया, 1 1 2 2 4 3 7, तो कहने के बाद 76 हो गया। ऑप्शन आपका देखिए, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा राइट आंसर, है ना। बढ़ते अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है एक वर्ग की भुजा है आपका 48 सेंटीमीटर, भुजा दिया हुआ वर्ग का 48 सेंटीमीटर, कह रहा है एक आयत की लंबाई और चौड़ाई उस वर्ग की भुजा की क्रमशः 3/2 भाग है और 2/3 गुनी है, ठीक ना। तो देखिए जब आप आयत का बात कीजिएगा तो आयत का लंबाई, ठीक ना, लंबाई क्या हो जाएगा भैया, तो 48 का 3/2, देखिए 2 से काटिए, अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चन कह रहा है उसको करते जाना है, तो 2 से काटिए, इसको हो जाएगा 24, तो 24 को 3 से गुना कीजिएगा तो 72 हो जाएगा, ठीक ना। बाकी जो भी यूनिट है आपका, सेंटीमीटर में यूनिट है, सेंटीमीटर लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या कह रहा है, जब विड्थ की बात करेंगे, मतलब चौड़ाई की बात करेंगे, तो चौड़ाई देखिए कितना 2/3 गुनी है, तो कहने का मतलब क्या हो गया भैया, 48 का 2/3 करना है, तो 2/3 कीजिए, तो 3 से भागा दीजिएगा, मतलब 3 से अगर डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए 16 16 16 48 करने को तो 16 हो गया, तो 16 गुना 2 मतलब 32 हो गया, तो आपको 32 सेंटीमीटर लंबाई चौड़ाई निकल गया। तो क्या हम आयत का परिमाप निकाल सकते हैं, बिल्कुल, परिमाप करने का मतलब पेरीमीटर होता है, फॉर्मूला क्या होता है भैया, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, देखिए आसानी से निकालिए इसको, 2 गुना, दोनों को जोड़िए, देखिए 2 2 4, ठीक ना, और 7 3 10, करने का मतलब 104 हो गया, इसको गुना कर दीजिए तो आपको हो जाएगा 208 हो जाएगा। ये 208 क्या हो गया, आपको पेरीमीटर मिल गया, किसका भैया, ये आयत का। अब कह रहा है वर्ग का भी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा ना, तो जब हम वर्ग का पेरीमीटर निकालेंगे तो क्या होगा, वर्ग का पेरीमीटर के लिए तो 4 गुना भुजा हो जाएगा, तो 4 गुना 48, देखिए कितना हो गया, 8 चौक 32 के 2 हासिल बच गया 1, तो 4 चौक 16 1 17, तो 172 हो गया। आप कीजिए यहाँ पे 8 चौक 32 के 2 बच गया, यहाँ पे 3, 4 चौक 16 16 3 यहाँ पे हो जाएगा 19, मतलब 192 हो जाएगा। अब दोनों में देखिए अंतर कीजिए, तो देखिए 92 में 8 जोड़िएगा तो जो हो जाएगा 200, और 200 में 8 और जोड़िएगा तब 208 होगा, तो कहने का मतलब दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक ना। तो अंतर की बात कर रहा है तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ठीक ना। तो उम्मीद है आपको जो एक कॉन्सेप्ट की बारीकी को आप समझ पा रहे हैं, ठीक ना। प्रैक्टिस कीजिए आप, बार बार हम आपसे यही अनुरोध कर रहे हैं कि प्रैक्टिस कीजिए, बिना प्रैक्टिस का मैथमेटिक्स में काम बनने वाला नहीं है मेरे को, ठीक ना। प्रैक्टिस जितना कीजिएगा एक्यूरेसी उतना बढ़ेगा, और साथ साथ में आपका जो टाइम है कम हो जाएगा, ठीक ना। तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका पैटर्न से रिलेटेड, ठीक ना, समझते हैं आप इस पैटर्न में क्या कह रहा है। ओके, देखिए आप यहां पे देखिए क्या है, जो 1/4 है, 3/16 है, 5/64 है, 7/256 है, ठीक ना। जब नीचे में देख रहे हैं तो देखिए किस तरह से बढ़ रहा है, 4 है, 16 है, 64 है, 256 है, मतलब अंतराल जो है ना बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। आपको एक छोटी सी बात बताए थे, जब अंतराल बढ़ रहा हो तो आप दिमाग में जरूर लाइए कि भैया गुना तो नहीं हो रहा है किसी से, ये बात आप जरूर लेके आइए, ठीक ना। चलिए देख लेते हैं, देखिए 4 को 16 मतलब 4 चौक 16 मतलब 4 से गुना हो गया, देखिए 16 और 64 मतलब फिर से 4 से गुना हो गया, इसको इससे गुना कीजिए, देखिए 4 से गुना कीजिए, देखिए हो रहा है इतना, एक बार ट्राई कीजिए, 4 चौक 16 के 6 हासिल 1, 6 चौक 24 25, अरे भैया हो तो रहा है, मतलब जो भी संख्या उसको क्या कर रहा है, गुना कर रहा है भैया, कितना 4 से, आप भी कीजिए, तो 6 चौक 24, 24 के 4 बच गया 2, 5 चौक 20, 20 2 22 के 2 बच गया 2, 4 दूना 8, 2 10, करने के बाद 1024, देखिए 1024 यहाँ पे ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ऊपर वाले को भी देख ले, देखिए 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, उसके बाद क्या हो जाएगा, सीधा सीधा 9 हो जाएगा, 2 जोड़े 3 हो गया, 3 में 2 जोड़े 5, 5 में 2 जोड़े 7, 7 में 2 जोड़े 9 हो गया, तो इस तरह से ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा, ठीक ना।
बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आपके पाई चार्ट से है। पिछला सेट में भी आपको इस तरह का ही क्वेश्चन करवाए थे, ठीक ना। अगर आपको याद होगा तो विद इन सेकंड में आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। देखिए क्या कर रहा है, जो 540 व्यक्तियों से शीत, ग्रीष्म और वर्षा ऋतुओं में अब उनकी पसंद की ऋतु पूछी गई, ठीक ना। उसके बाद कह रहा प्राप्त आंकड़ों को पाई चार्ट पर दर्शाया गया। यदि शीत ऋतु का केंद्रीय कोण आपको 150 डिग्री आया, शीत ऋतु का केंद्रीय कोण जो है 150 डिग्री आया, तो कितने व्यक्तियों ने शीत ऋतु को पसंद किया, इसके बारे में आपको बताना। देखिए जब भी पाई चार्ट है तो पाई चार्ट में भैया 3 ऋतु है, ठीक ना। तो 3 ऋतु में एक जो आपको ये शीत ऋतु है, शीत ऋतु का कोण यहाँ पे 150 डिग्री दिया हुआ है, ठीक ना। अब कह रहा है ये तो एंगल में दिया हुआ है, संख्या में बताइए भैया, संख्या में बताइए जो 540 व्यक्तियों में कितनी संख्या इतनी है कि जो कि शीत ऋतु को पसंद किए। देखिए हम आपको क्या बताए थे कि यहाँ पे टोटल अगर कोण जो टोटल बनेगा, केंद्र पे कोण बनेगा वो कितना बनेगा, 360 डिग्री का। तो ये 360 डिग्री का जो कोण बनेगा, तो ये 360 डिग्री किसके बराबर होगा भैया, ये हो जाएगा टोटल, इसका टोटल तो भैया व्यक्ति का टोटल जितना का आंकड़ा बनाए थे तो हो जाएगा 540। अब बात कर रहे हैं 1 डिग्री का, 1 डिग्री के लिए क्या हो जाएगा, 540 बटे 360 डिग्री होगा। अब पूछ कितना रहा भैया, 150 डिग्री का कोण बना रहा है ना, तो गुना 150 कर दिए। बहुत सिंपल है, पिछला क्वेश्चन की तरह, मतलब पिछला सेट में जो था। अब देखिए खेलिए, 0 0 कैंसिल हो गया, 9 चौक 36, 9 छाके 54, 2 से 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 से काटेगा तो हो जाएगा 75, और 75 गुना 3, देखिए 7 तिया 21, 210, और यहाँ पे 5 तिया 15, तो कहने का मतलब 225। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, 225 हो जाएगा, ठीक ना। तो उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट जो है बारीकी से समझ में आ रहा होगा, ठीक ना। तो आज के सेशन में इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नए सेशन में नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।